पर भारतीय रेल की उच्च गति और उसका समय पर एक निश्चित दूरी, एक निश्चित समय और एक सुरक्षित ढंग से उस उच्च गति पर नियंत्रण करते हुए सामान्य अवस्था, आपातकालीन व्यवस्था में ब्रेकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रेकिंग जब किसी गतिशील वाहन को कम करें या रोकें, तो इस सब चीज को इतनी उच्च गति पर, सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर एक सुनियोजित ब्रेकिंग प्रणाली का मुख्य आधार क्या है, कौन सा ऐसा apparatus है, जैसे मानव में हृदय है तो एक ब्रेक प्रणाली में भी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व या डीवी एक महत्वपूर्ण अंग है, एक पार्ट है, एक अवयव है जो इस कार्य को करता है। आइए अब हम इस विषय में, अब भारतीय रेलवे ग्रेजुएटेड रिलीज एंड एप्लीकेशन एयर ब्रेक सिस्टम में डीवी क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं और इसके प्रकार क्या क्या हैं, इसका अध्ययन अब हम इस पाठ में प्रारंभ करेंगे। तो डीवी का यदि एक परिचय मैं कहूँ तो डीवी किसी भी एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट है। जिस प्रकार मानव शरीर में हृदय का जो स्थान है, जब तक आपका हृदय सही कार्य करता है तो आपका जीवन स्वस्थ है। हृदय क्या कार्य करता है कि अशुद्ध रक्त को अपने चार वाल्व के माध्यम से खोलकर और बंद कर उस आपूर्ति को, रुधिर की आपूर्ति को लाने और ले जाने का, पूरे शरीर से लाने का और पूरे शरीर में उसको ऑक्सीजन इत्यादि का वितरण का कार्य करता है। इसी प्रकार डीवी क्या करता है, डीवी ब्रेक पाइप के कंप्रेस्ड एयर को, ब्रेक पाइप का जो कंप्रेस्ड एयर है, जो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो बीपी का कंप्रेस्ड है, जो ट्रेन पाइप बीपी पाइपलाइन के प्रेशर को आई गिरावट के कारण, जो पहले तो जो बीपी का 5 kg के प्रेशर से उसको चार्ज करता है और उसमें आई ब्रेक पाइपलाइन की थोड़ी सी भी गिरावट को, या कमी या ज्यादा, जब कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसी के अनुसार ब्रेक को लगाने का या रिलीज करने का कार्य करता है। और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य महत्वपूर्ण है, इसीलिए डीवी को डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व भी कहा जाता है। तो इसका इतिहास हम जाने, भाई कोई भी चीज कब पैदा हुई, क्या है, तो जब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस साहब ने 1869 को इंग्लैंड में एयर ब्रेक सिस्टम का जो परीक्षण किया, जो कि 1872 में 13 अप्रैल 1872 को पेटेंट के द्वारा इसको प्रायोगिक रूप से एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया गया। तो कोई भी चीज है, जैसे भारतीय रेल में हम स्प्रिंग, सीबीसी कपलिंग, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण आइटम को पहले कुछ वर्ष उसका परीक्षण करते हैं। जब उसका सफलतापूर्वक परिणाम आ जाए तो तब उसका हिस्सा बनता है। तो 1869 में डीवी का उस समय डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ना कह के हम ट्रिपल वाल्व कहा जाता था। ट्रिपल वाल्व तो आज भी डीवी के अंदर का एक मुख्य संरचना है, लेकिन उसमें ये उस समय भी ट्रिपल वाल्व कहा जाता था। इसमें क्या है, ये प्रत्येक ट्रेन कार को एक रिजर्व वाल्व और एक कंट्रोल वाल्व से जोड़ता था और इसके बदलाव से, ठीक है, ब्रेक प्रणाली में ब्रेक का एप्लीकेशन और रिलीज होता था। इसकी एक पुरानी फोटो में कहीं से प्राप्त हुई, हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार। जिस प्रकार आपके ड्राइवर के रिले A9 वाल्व का हैंडल है, इस प्रकार की एक संरचना। अब वर्तमान में डीवी जब भारतीय रेल में 1972, 1960 से एयर ब्रेक का परिचालन हुआ, फ्रेट स्टॉक में सिंगल पाइप का और कोचिंग स्टॉक में 1900 में तो ट्विन पाइप भी प्रारंभ हुए राजधानी इत्यादि में। तो अब आप एक साधारण संरचना समझिए डीवी की। डीवी ये जो कॉमन अंडर फ्रेम है, ये देखिए अंडर फ्रेम है, ये कोच बॉडी का हिस्सा है। कोच की बॉडी के हिस्से में अंडर फ्रेम में
ये एक साधारण बात चल रही है कॉन्वेंशनल वैगन की या आईसीएफ टाइप के वैगन की। ये कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है, इसमें बीपी की ब्रांच पाइप जो 20 mm का जो ब्रांच पाइप लाइन है, तो जो 32 mm या 28 mm के बीपी 28 और 25 इंटरनल डाया और आउटर डाया, ये बीपी के मेन लाइन से ब्रांच पाइप लाइन 20 mm की जो आती है, इसमें आर चार्जर जो डीबी का कोचिंग स्टॉक में डबल पाइप ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम की स्थापना की थी। तो उस समय के ये आईसीएफ कोच, सबसे पहले आईसीएफ कोच ही चलते थे भाई। एलएचबी वंदे भारत वगैरह तो 1999 और 2000 की बात थी। तो उससे पहले एक सामान्य डीबी का डीबी चाहे रोलिंग स्टॉक के, चाहे वो कोचिंग स्टॉक में लगे, फ्रेट में लगे या लोगों में लगे, इसकी कॉमन असेंबली है ये कॉमन पाइप ब्रैकेट। ये किसी भी रोलिंग स्टॉक के बॉडी के अंडर फ्रेम में ये सस्पेंडेड रहता है। देखिए बोर्ड से सस्पेंडेड। इसके ऊपर इंटरमीडिएट पीस के माध्यम से इसके ब्रेक साइज, जो ब्रेक सिलेंडर का साइज है, उसके अनुसार डीबी माउंट होते हैं, 4 बोल्ट से माउंट। ठीक है। इसके बाद बीपी की जो ब्रांच लाइन है जो 20 mm की होती है, और मेन लाइन 25 और 28 और 32 और 35। 32-35 किसमें? ब्रेड में, 25-28 कोचिंग में। तो बीपी ब्रांच पाइपलाइन से पहला कनेक्शन कॉमन पाइप ब्रैकेट जो बॉडी में सस्पेंडेड है, सुरक्षित ढंग से टंगा हुआ है, इससे बीपी ब्रांच पाइपलाइन से ही और इंटरमीडिएट लाइन से बाकी डीबी, इंटरमीडिएट पीस से ये डीबी पे हैंग होता है। और इस सारे सिस्टम से डीबी जो कॉमन पाइप ब्रैकेट में लग गया, इसके बाद एआर टैंक 5 kg सिंगल पाइपलाइन से या डबल पाइप। ध्यान रखिए जरा, यहाँ पे आपको समझने की बात है, डीबी हमेशा एआर टैंक को 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से दोनों टाइप के एयर बैग सिस्टम में चार्ज करता है। ठीक है। उसी के बाद इसका जो डायाफ्राम और कॉमन पाइप ब्रैकेट के बीच की संरचना है, इससे सीआर चार्जिंग होती है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। ये भी कॉमन पाइप ब्रैकेट के माध्यम से होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण एक और इसका कनेक्शन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इन 3 कनेक्शनों में, कि जब बीपी के पाइपलाइन के प्रेशर में कमी होती है तो डाया जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से एआर का प्रेशर बीसी प्रेशर लाइन में चला जाता है और वे पिस्टन को धकेलकर ब्रेक रिगिंग के माध्यम से ब्रेक ब्लॉक से एक कृत्रिम प्रतिरोध गतिमान वाहन मतलब व्हील के ऊपर आरोपित करता। तो ये मैंने एक जनरल अरेंजमेंट आपको दिखाया, चाहे कोचिंग हो और फ्रेट स्टॉक, कोचिंग आइसिया, फ्रेट स्टॉक, सभी टाइप के कॉमन कॉन्वेंशनल पुराने टाइप के उसमें ये इस प्रकार लगा रहता है। इतनी सुंदर संरचना ये मैं अभी बता दूं कि जब भी आप डीबी बदलेंगे तो इंटरमीडिएट पीस खोल के 4 पीस के आपको खोलना है। उसमें ना बीपी ब्रांच लाइन डिस्टर्ब होगी, ना एआर को जाने वाली ट्रैक चार्जिंग लाइन डिस्टर्ब होगी जो डीबी से जाती है, ना ब्रेक सिलेंडर। तो मिनिमम डिस्टेंस किए हुए साधारण से साधारण आप 15 मिनट में इसको खोलकर अगले 15 मिनट में आराम से इसको लगा सकते हैं। और माना सब कुछ खोलना पड़ जाता तो ये काफी लंबा, कॉम्प्लिकेटेड और लीकेज वाला काम था। तो बड़ी सुंदर डिजाइन की संरचना, इसको आप समझ लें। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ साथ अभी तो आपने डीबी और अन्य असेंबली क्या है, किसी भी चीज के, मानव का हृदय कब काम करेगा? जब स्वस्थ होगा। उसके पांव चलने के लिए, आंखें देखने के लिए, हाथ जो है काम करने के लिए होते हैं। तो इसके साथ भी कई, इसका वॉल बॉडी सबसे बड़ी जो एक बॉडी कास्ट स्टील की या माइल्ड स्टील की ढली हुई एक ढलवा होती है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है। ये कॉमन पाइप ब्रैकेट के अंडर फ्रेम में टंगा हुआ है, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट है, ये बॉडी है।
डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की बॉडी है, डायाफ्रेम है, डायाफ्रेम फ्रॉम आर इंटरमीडिएट पीस है बॉडी, साथ में एसीआर जो 5 kg से इसी के द्वारा चार्ज होता है, ये इसकी मुख्य असेंबली है। तो वाल्व बॉडी मतलब जिससे टोटल शरीर, इसका शरीर जिसके अंदर विभिन्न वाल्व है, कई कंट्रोलर है, जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। टीवी एक बड़ी सुसज्जित, बड़ी ही एक सुंदर अरेंजमेंट है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर काम इसमें होते हैं, जो मैं भी आपको बताता हूँ, और बहुत ही सिस्टमेटिक वर्क है। ठीक है, कॉमन पाइप ब्रैकेट मैंने क्या कहा था, ये पाइप कनेक्शन को, तीनों पाइप कनेक्शन इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं, उसमें जाकर समा जाते हैं, जिससे बार बार हमें खोलना नहीं पड़ता। कंट्रोल रिजर्वायर ये था, जो 5 kg का ब्रेक सिलेंडर क्या है, जो एक संरचना है यहाँ से जाएगी, जिससे फाइनली भाई ये डीबी का जो ब्रेक का एप्लीकेशन या रिलीजिंग, मतलब एप्लीकेशन पे ब्रेक लगना और रिलीज होना फाइनली कहाँ होगा, वो ब्रेक सिलेंडर के माध्यम से ब्रेक व्हील पर होगा। तो ये 4 असेंबलियां आपको फिजिकली वहां देखने को मिल जाएंगी। जब भी आप जाए तो अंडर फ्रेम में जो कॉमन पाइप ब्रैकेट है आईसीएफ में और फ्रेट स्टॉक में वो आपको दिखाई देगा। एलएचबी कोच में एक ब्रेक पैनल इंटीग्रेटेड होता है, कॉमन ब्रेक पैनल, उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता। अभी आप डीबी की एक संरचना समझे, उसमें भी ये सब चीज होती है, लेकिन कॉमन पाइप ब्रैकेट वाली संरचना एलएचबी कोचों में अलग से नहीं होती। तो इसका क्या परिणाम है, क्या अच्छाई है, क्या इसकी हमें लाभदायक इसकी प्रक्रिया है, क्या इससे हमें लाभ है, ये हम अभी थोड़ी आपको आगे डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व तथा असेंबलीज को थोड़ा आपने और क्लियर किया है कि ब्रेक पाइप की तरफ ब्रेक सिलेंडर पाइप को डीबी से जोड़ने के लिए सभी पाइप कनेक्शन को कॉमन पाइप ब्रैकेट पर जोड़ा गया। मैंने बताया था ना, आपको चित्र दिखाया है कि सभी को हमने कॉमन पाइप ब्रैकेट में विभिन्न संरचनाओं को जोड़ दिया है। बीपी ब्रांच पाइप, एआर जो इसको चार्ज करता है 5 kg से, इधर सीआर इंटरनली चार्ज हो रहा है 5 kg से, और ये ब्रेक सिलेंडर के लिए एआर का प्रेशर, जब प्रेशर कम होगा तो ये वाला प्रेशर इसके थ्रू सीधा ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। तो यही चीज हमने बताई है, ठीक है ना। दूसरा, कॉमन पाइप ब्रैकेट क्या काम करता है, अब इसकी अच्छाई सुन लीजिए। तो कॉमन पाइप ब्रैकेट होने पर बार बार हमें सारे पाइप को नहीं खोलना पड़ेगा। जब मैंने बताया ना, जब ये 4 पाइप खोलेंगे तो इनको खोलने की कोई जरूरत नहीं है बार बार, आपका समय बचता है, एक्यूरेसी। एक बार कोई और रिंग खुल जाए रबड़ की तो उसको बैठाना कई बार बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, और पता लगा आपने डीबी चेंज करना था, डीबी तो नया मिल गया, समस्या और ज्यादा बढ़ गई। तो ये इस डिजाइन की अच्छाई है, खूबसूरती है कि केवल 3 या 4 बोल्ट को सहायता से आप खोलो और कॉमन पाइप ब्रैकेट वहां एज इट इज रहे, ठीक है ना। उसके बाद आप डीबी के खराबी की अवस्था में उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, आपको आइसोलेट भी कर सकते हैं। जब आप उसको डीबी को बदलना है तो उसको आइसोलेट करते हैं, यदि खराबी रास्ते में हो जाए तो उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इसके साथ एक क्यूआरबी, मैनुअल रिलीज करने के लिए भी क्यूआरबी और डीआरबी, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण है। देखिए, क्यूआरबी मैनुअल रिलीज करने से ये भी डीबी की एक बहुत महत्वपूर्ण असेंबली है। जब लोको ना हो, लोको कट जाए, आरटीआर से प्रेशर जामिंग रह जाए, नया लोको लग रहा हो, तो सारे कोचों को रिलीज करना होता ना, जब लोको डायरेक्शन बदल जाए तो कहीं कोई ओवर चार्ज ना हो, तो इसको मैनुअली रिलीज करने के लिए जरूरी है। और कई बार जब ब्रेक बाइंडिंग में रास्ते में जब रिलीज नहीं होती कोई एक कोच या वैगन, तो इसी से हम इसको मैनुअली रिलीज करते हैं। तो अब आपने वाल बॉडी मैंने बताया था, दोबारा आपको एक बार शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। वाल बॉडी यह वाल का मुख्य हिस्सा है, सभी घटक इसमें जुड़े रहते हैं और यही दबाव के नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। ब्रेक पाइप कनेक्शन, यह कनेक्शन वाल को ब्रेक पैक से जोड़ता है, जिससे हवा का प्रभाव नियंत्रित होता है। ये मैंने बताया ना आपको, 20 mm की ब्रांच पाइप लगे। कंट्रोल रिजर्वायर जो डीबी के साथ इनबिल्ट होता है, ठीक है ना, डीबी के साथ इनबिल्ट, उसी के साथ का एक इनबिल्ट का मतलब उसके साथ कई बार बोल्टों से लगा होता है और कई बार ये इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। और ब्लैक सिलेंडर क्या है, ये चीज डीबी के बाद ये रिजल्टेंट है, जो
डीवी में प्रेशर कम करने के बाद एआर का प्रेशर सीधा ब्रेक सिलेंडर में जाता है। ये कॉमन पाइप ब्रैकेट को मैं एक बार और खोल के आपको ये देखिए, ये 4 बोल्ट से कहाँ टंगा रहेगा, डीवी के ऊपर। ये इसमें सीआर इनबिल्ट है, सीआर भी आपको बार बार नहीं बदलना। एक विशेष प्रकार के डीवी का सीआर साथ आता है, मैं आपको बता दूंगा कि वो किस डीवी में है। तो आपको न सीआर लाना, बस वो आपने इंटरमीडिएट पीस लाए, उसका डायाफ्राम इसमें लगा हुआ, डायाफ्राम ऐसा लगी होता है, इस 4 बोल्ट से इंटरमीडिएट पीस को कसा, सीआर इसके साथ है, ना ये खोला ना ये खोला, और सारे जो एयर ब्रेक के तीनों कनेक्शन तो पहले से लगे, ठीक है ना। तो कॉमन पाइप ब्रैकेट को कॉमन क्यों कहते हैं कि हर प्रकार के किसी भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के साथ ये उपयोग बनाने के लिए इस तरह डेवलप किया गया है। मैंने क्या कहा था कि एयर ब्रेक प्रणाली कौन सी अच्छी होती है, जिसका मेंटेनेंस सामान्य हो, सरल हो। हर बार ऐसा नहीं कि आप ब्रेक पाइप को, सारे पाइपों को खोले, सारे डीबी को खोले, सारे सीआर को खोले। तो इस तरह जो आपका आधा से 1 घंटे का काम है। देखिए सिक लाइनों में जब हम काम करते थे तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में हम पुराने को भी खोल लेते हैं, 4 बोल्ट खोल ले और नए को लगा देते हैं, और अगले 40 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे में इसका SCTR करके कोच को फिट भी कर देते हैं। ये तभी संभव है जब हमें खोलना बांधना कम से कम, ठीक है ना। तो ये बताया है कि एक मजबूत कास्टिंग है। कास्टिंग का होता ठीक कह रहे, जो इंटरमीडिएट पीस माउंटिंग इंटरमीडिएट पीस प्रत्येक डीबी का अपना होता है, ये भी चेंज करना पड़ता है डीबी, ठीक है ना। और ये क्या है कि एयर कैविटी ये फ्लैग पोर्ट के साथ मेल खाता है। जो तो इंटरमीडिएट पीस क्या होगा, जो सब इसके साथ मेल खा जाए। हर कंपनी ने इस प्रकार का बना रखा है कि वो कॉमन पाइप ब्रैकेट के साथ मेल खा जाए। अब आप इंटरमीडिएट पीस को भी देखिए। इंटरमीडिएट पीस क्या होता है, इंटरमीडिएट पीस क्या होता है आपको मैं इसमें ये दिखा दूं, ये दैट इज द इंटरमीडिएट पीस। ये लिखा भी है इसमें, आपको दिखाई थोड़ा धुंधला देने का, लेकिन ये इंटरमीडिएट पीस है। यही बीच में डीवी का ये हिस्सा डायाफ्राम के बाद ये इंटरमीडिएट पीस कॉमन पाइप ब्रैकेट और डीवी के बीच, इसको कई बार सैंडविच पीस भी बोलते हैं। जिस प्रकार आप 2 ब्रेड के बीच में आलू पनीर डाल के उसको दबा के सैंडविच बनाते हैं, तो ये सैंडविच पीस भी कहा जाता है। आप, मुझे उम्मीद है कि काफी इससे आप समझ रहे हैं। तो इंटरमीडिएट पीस क्या है, इंटरमीडिएट पीस है वो संरचना जिसको कि हम प्रत्येक प्रकार के वितरण वाल्व, मतलब हिंदी में वितरक वाल्व, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को अपने स्वयं के सैंडविच पीस के साथ कॉमन पाइप ब्रैकेट पर लगाया जा रहा है। इंटरमीडिएट पीस एक सामान्य गैस्केट क्यों है कि सारे पोर्ट आपके चार्जिंग के एआर से सीआर को मिलाने के एक साथ लग जाए। कैसे लगेंगे ये देख रहे हैं आप, एक इंटरमीडिएट पीस, ये इंटरमीडिएट पीस है इसका, और ये डायाफ्राम है। ये पोर्ट बने हुए इसमें देखिए, चार्जिंग, एग्जॉस्ट, जैसा भी जो है एआर कंट्रोलर, यूआर कंट्रोलर, जितने भी चार्जिंग है वाल्व, ये सब इसमें इस रबर डायाफ्राम में लगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि इंटरमीडिएट भी एक सामान्य गैस्केट के साथ, गैस्केट और रबर के कॉमन पाइप ब्रैकेट बेस ये बीच में रहेगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट पीस को इस पर बांधा जाता है। अब समझने की बात है, C3W टाइप, ये जो सिंगल टाइप के डीबी हैं, इंटरमीडिएट पीस को, इनका इंटरमीडिएट पीस कहाँ लगता है, डीबी कॉमन पाइप ब्रैकेट के R चार्जर हैंडल के आइसोलेटिंग हैंडल के साथ लगा हुआ होता है, थोड़ा अलग सा होता है। इसमें C3W में जो इंटरमीडिएट पीस है ये डीबी और R चार्जर हैंडल के मध्य लगा हुआ है। और स्कॉट नॉट टाइप डीबी में इंटरमीडिएट पीस की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो C3W में एक R चार्जर हैंडल के और कॉमन पाइप ब्रैकेट के बीच में ये अलग प्रकार का इंटरमीडिएट पीस होता है। और KO टाइप का स्कॉट नॉट
स्कॉट या नॉरब्रम्डे, इस प्रकार के जो डीवी है इनके कोलैबोरेशन के, इसमें इंटरमीडिएट फीस साथ ही आता है। जब कंपनी देती है तो उनका अपना इंटरमीडिएट फीस और डायफ्राम साथ ही, ठीक है। और अब आपने पहले समझ लिया कि इंटरमीडिएट फीस क्या है, कॉमन पाइप ब्रैकेट, इस प्रकार आपने समझ लिया कि कॉमन पाइप ब्रैकेट क्या है, अंडरफ्रेम में है। इंटरमीडिएट फीस क्या है, ये जैसे स्कॉट टॉर्क का तो इसके साथ ही आता है, और C3W में आर चार्जर हैंडल और कॉमन पाइप ब्रैकेट के बीच में एक अलग सा इंटरमीडिएट फीस होता है जो कि उसके साथ नहीं होता, ठीक है ना। और ये डीवी है, ये मैनुअल रिलीज है, ये इसका CR है और ये इसके 3 कनेक्शन। अब आइए आगे हम इसका वर्गीकरण, ठीक है ना। तो डीवी कितने प्रकार के होते हैं, हमारा मुख्य सब्जेक्ट था कि डीवी क्या है वो आपने समझ लिया। मुख्य कार्य क्या है, इसको हट कहा जाता है, तो आप समझ ही रहे हैं कि जिस प्रकार हवा को लेना और उसका वितरण करना, और ब्रेक को अप्लाई, एप्लीकेशन और रिलीज करना। अब सबसे पहले आपने डीवी का इतिहास पढ़ा, वर्तमान में डीवी का वर्गीकरण कैसे करें, ठीक है। सजीव और निर्जीव जैसे 2 चीज का वर्गीकरण होता है, तो कार्य करने के आधार पर, डीवी के कार्य करने के आधार पर डीवी का यदि हम वर्गीकरण करें, जैसे हमने आपको बताया था ना कि वैगन की उपयोगिता के आधार पे और उसके स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर है तो वर्गीकरण ये होगा, उपयोगिता है तो ये होगी। तो डीवी के कार्य करने के आधार पर तो 2 प्रकार से इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक सिंगल स्टेज डीवी, सिंगल स्टेज डीवी कहाँ लगता है, अब आप थोड़ा गौर से, थोड़ा गहराई से इसको समझिए। सभी कोचिंग स्टॉक और कॉन्वेंशनल वैगन में, कोचिंग स्टॉक में मैंने पहले ही कहा कि एक ही प्रकार का प्रेशर, चाहे खाली हो चाहे भरा हो, उसमें एक ही प्रकार का डीवी केवल एक ही प्रकार का प्रेशर देता है, 3.8 kg ICF में और 3 kg LHP में और कॉन्वेंशनल में, जिसमें एम्प्टी लोड या एट प्रोसेस मॉडिफिकेशन लगे होते हैं, जो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम है उसमें सिंगल स्टेज डीवी लगा होता है। यह केवल मैक्सिमम 3.8 kg का प्रेशर ही देता है। बाद में आप उसको लीवरेज रेशो से, वैगन में लीवरेज रेशो से उसको 2.2 या 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बांट सकते हैं, या एपीएम के माध्यम से भी इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो कॉन्वेंशनल सिंगल स्टेज डीवी सभी कोचिंग स्टॉक में, क्योंकि एक ही प्रकार का प्रेशर देता है, और कॉन्वेंशनल वैगन में भी डीवी तो एक ही प्रकार का प्रेशर देगा 3.8 kg, पर हम लीवरेज एम्प्टी लोड के माध्यम से या ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस के माध्यम से इसको खाली में कुछ और भरे में कुछ और 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भरे में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर दे सकते। आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है डबल स्टेज डीवी। डबल स्टेज डीवी क्या है, BLC, BLCS या अन्य किसी उसमें जिसमें लोड सेंसिंग प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस लगी होती है। डीवी को देखने में ही आपको पता, ये डीवी है, इसमें प्रेशर मॉडिफिकेशन, प्रेशर ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर बिजली की आपूर्ति के वोल्टेज को कम या ज्यादा कर लेता है, तो ये आए हुए प्रेशर को डीवी में जो ब्रांच पाइप से बीपी का जो प्रेशर और फिर AR का प्रेशर आता है, तो उसको यहीं पे लोड के अनुसार खाली में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और भरे में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसकी टॉलरेंस है 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या, ये स्वयं ही करके देता है। इसलिए इसको विद प्रेशर ट्रांसफार्मर या डबल स्टेज कहते हैं। ये 2 स्टेज का प्रेशर निकालता है, और प्रेशर ट्रांसफार्मर है ना इसके पास, लेकिन सिंगल स्टेज में ये देखिए थोड़ा छोटा है, इसमें अलग से प्रेशर ट्रांसफार्मर है, इसमें एक व्यवस्था जुड़ी हुई इतनी बड़ी, इसमें विदाउट प्रेशर ट्रांसफार्मर है। तो अब आप समझ गए होंगे पहले तो कार्य। दूसरा है
अब थोड़ा सा मैंने और इसको बताया है कि क्योंकि मैंने बता दिया था ईएल मतलब एप्टी लोड और ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन वैगन में या कोचिंग में विभिन्न प्रकार के वैगन या कोचिंग चल रहे हैं, इसके ब्रेक सिलेंडर के साइज भी अलग होंगे। तो एक तो इनके साइज को बराबर करने के लिए अभी बात ब्रेक प्रेशर ट्रांसफार्मर की हो रही है, तो सिंगल स्टेज में प्रेशर ट्रांसफार्मर नहीं है, मैंने बताया ना। तो इसमें जितने भी 14 इंच 12 इंच 10 इंच के जो डीबी होते हैं, सॉरी ब्रेक सिलेंडर होते हैं, उसके अनुसार चौक डीबी में लगी होती है। उसमें रिलीज और एप्लीकेशन चौक में उसी अनुसार उसका साइज निर्धारित होता है, ताकि सभी का ब्रेक एप्लीकेशन कोचिंग में 3 से 5 सेकंड और फ्रेट में 15 से 30 सेकंड या 18 से 30 सेकंड के बीच जो भी टाइम है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ 15 से 30 सेकंड में, यदि 14 इंच का ब्रेक सिलेंडर है और वो 12 इंच या 10 इंच के साथ होगी, तो उसका डीवी का चौक साइज हम इस प्रकार रखेंगे कि ब्रेक एप्लीकेशन एक समान हो और रिलीजिंग भी लगभग एक समान हो। क्योंकि 56 वैगन कोई एक जरूरी थोड़ी ना 56 वैगन होंगे, और लॉन्ग होल में तो कई बार 250 वैगन हो जाते हैं। तो ये ही डीवी की विशेषता होती है कि विभिन्न चौक साइज के डीवी होने के कारण हम विभिन्न प्रकार के ब्रेक सिलेंडर, ये देख रहे हैं ना आप, ये 14 इंच का ब्रेक सिलेंडर है, ये 12 इंच का इसमें लिखा हुआ है, और ये 10 इंच का है, लिखा है ना, जिन पर 14 इंच या एमबीएस लिखा है, किसी में 12 इंच में एमबीएस लिखा है, किसी में 14 इंच लिखा है, किसी में 10 इंच है, किसी में 12 इंच है। तो ये आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के ब्रेक सिलेंडर का रिलीजिंग और एप्लीकेशन विभिन्न प्रकार के डीबी होने के कारण हम इसका एप्लीकेशन और रिलीज में एक समानता कर पाते हैं। 2 स्टेज डीबी मैंने बताया था, ये प्रेशर ट्रांसफार्मर के साथ है, और ये खाली भरी व्यवस्था को यही डीबी जो एलएसटी इसमें लोड सेंसिंग डिवाइस के माध्यम से इसको सिग्नल मिलता है, और उसके अनुसार ये अपने को प्रेशर को स्वयं मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब आइए बनावट के आधार पर मतलब कुछ C3KAO नॉर्थ एस्कॉर्ट ये कोचिंग स्ट्रोक में ये सिंगल, जैसे हमने सिंगल स्टेज ही बताए थे ना, तो अच्छा इसमें सिंगल और डबल की विशेषता ये होगी, जो सिंगल स्टेज है इसमें कुछ नहीं तो 1 नहीं तो 2 लिखा होगा। C3W प्रकार का डीबी ये कोचिंग स्ट्रोक में है, ये फ्रेट में भी होंगे सिंगल के, अभी हम चलेंगे। लेकिन P4AG4 का डीबी ये ढोलक के आकार का है, ये वर्टिकल जैसे ढोलक बजाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल होती है ढोलक, अपनी गोद में रख के हॉरिजॉन्टली बजाते हैं, तो ढोलक के प्रकार का P4AG का डीबी वेस्टिंग हाउस और स्टोन इंडिया, जिसको S3 टेक्निकल सर्विस भी कहा जाता था, उस प्रकार के डीबी ये कोचिंग स्ट्रोक है। अब आप देखिए C3W टाइप के डीबी भारत में ही ग्रेसम, हैवले ट्रांसपोर्ट, स्टोन इंडिया, ग्रेसम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, ये सब लोग C3W टाइप के डीबी बनाते हैं। और केव टाइप का कौन बनाता है भाई? स्कॉट लिमिटेड और नॉरब्रम से या इनके कोलैबोरेशन से कई बार ये दोनों आपस में इनको बनाते रहते हैं, इसलिए इसका मतलब है स्कॉट नॉर। और P4A4 डीबी कौन बनाता है? इसमें P4A4 डीबी स्टेम ग्रेसम या स्टोन इंडिया बनाती है। अब आप बनावट के आधार पर सिंगल स्टेज डीबी के कोचिंग, मैंने पहले ही आपको बता दिया, चाहे एलएचपी हो चाहे आईसीएफ हो, कोचिंग में सिंगल स्टेज जो 3.8 kg का मैक्सिमम प्रेशर थी। ठीक है भाई, ठीक है। बीपी का जो प्रेशर में गिरावट आएगी स्टेप बाय 7 चरणों में, वो कितना प्रेशर जाएगा वो मैं भी आगे बताऊंगा। मैंने बताया ना P4AG ढोलक की आकृति का है, ये चकोर है स्कॉट का, और C3W का एक तिकोना सा डीप, देखिए बिल्कुल चकोर, ये ढोलक जैसे ढोलक बजाते हैं दोनों एंड में, ये इस प्रकार है। ठीक
ठीक है ना। इसमें सीआर जो है ना इनबिल्ट होता है, इसमें अपना सीआर होता है, ये अपने सीआर के साथ इसमें इनबिल्ट सीआर है, ये भी एक देखने की बात है। तो ये कौन सा बनाता है? वेस्टिंग हाउस, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के ही फॉर्मूले का है, जिसको आप स्टोन इंडिया या एसडी टेक्निकल सर्विसेज को बनाते। अब आइए, ये एक विशेष एलएचबी कोच का, ये जो बात मैंने बताई थी, किसी भी चीज को बताने के लिए पहले मैंने सरल लिया था कोचिंग के आईसीएफ को। भाई पहले सरल चीज को तो हम पढ़ेंगे। यदि हमें बड़ी गाड़ी या कोई भी गाड़ी सीखनी है, चाहे हमें बड़ा व्हीकल सीखना है, तो पहले हम क्या करते हैं, मारुति 800 से सिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी गाड़ी से थोड़े ना सिखाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, अब इसका थोड़ा और मॉडिफाइड रूप है, हैवले, एस्कॉर्ट या नोर के बने, हैवले मतलब FTIL के बने हुए LHB कोच में ये कंट्रोल पैनल, LHB कोच में भी एक पूरा कंट्रोल पैनल एल्युमिनियम स्लैब का एक ब्रेक कॉमन ब्रेक पैनल, इसके कोच के अंडर फ्रेम बॉगी में इन चार के हिसाब से 16 बोल्टों से M10 के 16 बोल्ट इसको अंडर फ्रेम में टांग देते हैं। और एक कॉमन पाइप ब्रेकर, जिससे आपको संरचना मैंने ऐसे इस प्रकार की संरचना, लेकिन एक कॉमन पैनल पर यहाँ डीबी लगा है, यहाँ का प्रेशर स्विच लगा है, यहाँ डीबी को आइसोलेशन करने का सिंपल एक कॉमन पैनल पर सब चीजें इनबिल्ट होती हैं। आईसीएफ और फ्रेट स्टॉक में ये सब चीजें अलग है, ठीक है ना। तो अब ये इसमें एक और विशेष चीज है, रिले वाल और प्रेशर स्विच में जुड़ा हुआ। रिले वाल क्या काम करता है? रिले वाल का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के टीवी पैनल में यदि हम विभिन्न साइज के, शुरू में क्या था कि LHB के पैनल के साथ हमने कुछ यदि दूसरे डाया के ब्रेक सिलेंडर जोड़ दिया। अब आप कहोगे सब ऐसा कैसे होगा? 1996 में जब IR/IR20 चली तो उसके ब्रेक सिलेंडर का साइज और था, तो आप साधारण LHB को साधारण ICF के साथ यदि जोड़ दें तो ये रिले वाल के कारण सब में ब्रेक क्या लिखा, और UICF2 डिस्ट्रीब्यूटर वाल एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड पैसेंजर कोच TB type C3WIP cannot work with the relay and timing volume and hands it cannot be used with the relay। तो इसका क्या मतलब है कि यदि ये वाले जो परंपरागत टीवी हैं LHB में, क्योंकि उनका ब्रेक सिलेंडर साइज अलग था, सीधे सीधे न लग के इस टीवी को इन रिले के माध्यम से लगाया जाता था। और ये वही व्यवस्था है कि रिले के माध्यम से सबका ब्रेक एप्लीकेशन और रिलींग लगभग सामान्य होता है, ठीक है ना। LHB में भी रिले वाल के टीवी लगते हैं, और एक कॉमन पैनल पर ब्रेक पैनल कॉमन होता है, जो अंडर फ्रेम कोच बॉडी के LHB में रहता, कोच बॉडी के अंडर फ्रेम में सस्पेंडेड रहता है 16 बोल्टों से। अरे सब एक पैनल में सारी चीजें, में प्रेशर स्विच होते हैं कई तरह का है, LHB में WSP है, तो उस महत्वपूर्ण उसके लिए प्रेशर स्विच वगैरह की व्यवस्था भी इसमें होती है। बाकी सिद्धांत और वर्किंग, चाहे वो ICF कोच हो, चाहे वो फ्रेट स्टॉक हो, चाहे कोच LHB कोचिंग हो, सब में लगभग एक साथ है। तो बनावट के आधार पर सिंगल स्टेज और 2 स्टेज, जो फ्रेट में क्या है मैंने बताया था कि LHD में 2 स्टेज डीबी, फ्रेट स्टॉक में ये KEO मैंने बोला था जिसमें 2 है, वो 2 स्टेज, ये 2 स्टेज डीबी है, और ये कन्वेंशनल सिंगल स्टेज डीबी है। 2 स्टेज डीबी कौन कौन बनाता है? 2 स्टेज और सिंगल स्टेज C3W सिंगल स्टेज, इतनी कंपनियां, ग्रेसम, फैबले, स्टोन इंडिया, ग्रेसम, ये सब सिंगल और 2 स्टेज दोनों बना रहे हैं। और KU टाइप के डीबी स्कॉट लिमिटेड और फरीदाबाद, नोर ब्रह्मसे, ये सब बनाती है। P4AG के डीबी फ्रेट स्टॉक में कार्य नहीं करते, वेस्टिंग हाउस वगैरह के कार्य आप उसमें नहीं करते। प्रारंभ में कहीं दिखे होंगे
ये थे लेकिन अब ये काम नहीं करते। तो बनावट के आधार पर जो हमने बताया था KO, ये देखिए प्रेशर ट्रांसफार्मर इसमें लगा है। C3W, ये चकोर कौन सा है, अभी पढ़ाया था ना आपको, चकोर ये स्कॉट नोर का। और ये तिकोना सा डीवी, इसमें भी प्रेशर ट्रांसफार्मर इनबिल्ट है, C3W। टू स्टेज डीवी विद प्रेशर ट्रांसफार्मर फॉर PLC हैविंग LSD एयर ब्रेक सिस्टम। तो बार बार बताने पर आप ये समझे C3W2 के तिकोने डीवी और स्कॉट नोर के चकोर डीवी भी 2 स्टेज के डीवी हमारे BLCS में बनाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के डीवी की तुलना, अब जो हमने तीनों बताए हैं, पहले कोचिंग की बात कर लें तो सबसे पहले बताया था कि चकोर डीवी कौन सा है, स्कॉट नोर का। इसमें क्या अंतर है, इसमें QR भी लगा होता है, क्विक रिलीज वाल्व। इसको एक बार खींचेंगे की आवाज होगी एक बार, तो ये CR को खाली कर देता है। और जैसे ही डीवी का R चार्जर नेटवर्क आपने उठा दिया तो डीवी आइसोलेट हो जाता है और उसके बाद AR भी खाली होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो एक आवाज और कुछ सेकंड बाद दूसरी, जब मैंने जो एक आवाज बताई थी उसके बाद थोड़े सेकंड में दूसरी जब आवाज तेजी से होगी तो दूसरी आवाज पे आपको इसका मैनुअल रिलीज हैंडल, क्विक रिलीज वाल्व को छोड़ देना है। ये आपका CR और AR दोनों को खाली करता है। C3W में क्या है, इसमें थोड़ा खींचेंगे एक बार, हल्की सी आवाज स्टार्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन यदि आपने डीवी आइसोलेट कर दिया होगा तो इसमें AR खाली नहीं होता। अब आप समझे, इसको एक बार छोड़ने से 2 आवाज आएगी, इसको लंबा आपको खींचना पड़ेगा, तब CR के साथ इसको खाली, CR इसका खाली होगा और ब्रेक रिलीज होती है। सब मैनुअल रिलीज की बात चल रही है। तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण, इसमें सिंपली से, इसमें वेस्टिंग हाउस में भी आप जब इसको खींचेंगे तो CR इसका खाली हो जाएगा, लेकिन इसमें AR खाली नहीं होता। AR को आपको स्वयं ड्रेन करना पड़ेगा या डीवी का R चार्जर हैंडल उठाकर इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, ताकि रास्ते में डीवी की कोई खराबी आपको महसूस हो रही है तो करने तो आप तीनों को ही AR CR खाली करके मैनुअल रिलीज करके इन दोनों में तो आप संतुष्टि कर लेंगे। आपको आइसोलेटेड R चार्जर हैंडल से सबको ही करना पड़ेगा, किसी तरह का रिस्क आपको इसमें नहीं लेना। हो सकता है कि किसी कारणवश डीवी माल फंक्शन कर जाए तो R चार्जर हैंडल को आप उठा दीजिए, तब आगे की यात्रा कीजिए। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अब हम आगे चलेंगे। अब क्या है, अब डीवी के प्रमुख कार्य क्या है।